इवन कंसाइज जीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल चैप्टर, जिसमें फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम वो चीज़ें पढ़ाएं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आए हैं और बहुत ही कंसाइज वे में। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इसके बारे में, प्रियम्बल कहाँ से ली गया, कहाँ पे क्या था, इस चीज़ों के बारे में जानेंगे आज। पहले प्रियम्बल में देखेंगे कि पहले से याद कर लीजिए, कोई प्रियम्बल का जो पूरा चैप्टर है इसे याद कर लीजिए, जो इसमें दिया गया है संविधान में उद्देशिका में जो लिखा हुआ है। बात करें इसके ऐतिहासिक आधार की, तो सबसे पहले प्रियम्बल जो है वो अमेरिकी संविधान में अपनाया गया था। उसके पश्चात भारत में जब इसको अपनाया गया तो उससे पहले नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। उसके आधार पर 22 जनवरी 1947 को इसे अपनाया गया है। इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हमारे जो संविधान में अपनाया गया प्रियम्बल, उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और इसमें जो न्याय दिए गए हैं 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये रूस की क्रांति से प्रेरित है। जानेंगे प्रस्तावना के मूल तत्व कौन कौन से हैं। इसे अधिकारों का स्रोत, जो इस प्रस्तावना का जो मूल तत्व है, पहला है अधिकारों का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। इसका मतलब यह है कि जो संविधान है उसको भारत के लोगों द्वारा आत्मर्पित किया गया है, जिसके पश्चात संविधान को शक्ति प्रदान होती है भारत की जनता के लोग द्वारा। इसकी प्रकृति कैसी है भारत की, ये इसमें बताया गया है। इसमें कहा गया भारत की प्रकृति एक संप्रभु होगा देश, समाजवादी कुछ अवधारणा होंगी, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा और राज्य वाला देश होगा। ये लाइन इसकी एग्जाम में एज इट इज कभी कभी पूछ ली जाती है, इसे ध्यान रखने की ज़रूरत है। और संविधान के उद्देश्य क्या क्या हैं? न्याय है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये इसके उद्देश्य हैं जो प्रियम्बल में लिखे हुए हैं। एक और चीज़ जानेंगे, जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसमें कितने प्रकार के न्याय हैं, तो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। संविधान में की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक न्याय है। इन तीनों चीज़ों को याद कर लीजिएगा। 3 प्रकार के न्याय कभी कभी एज इट इज पूछ लेता पेपर में। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 5 प्रकार की। विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की है, व उपासना की स्वतंत्रता है। और 2 प्रकार की समता भी दी गई है। ये चीज़ कभी कभी पेपर में एज इट इज पूछ लेते हैं कि कितने प्रकार के न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और कितने प्रकार की समता है। 3 न्याय हैं 3 प्रकार के, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समता दी गई है। प्रस्तावना से जुड़े कुछ केस हुए थे कि जिससे पता चलता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे, उसी से रिलेटेड कुछ मुद्दे हुए। जैसे बेरूबाड़ी वाद में कहा गया था कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है। बेरूबाड़ी वाद में कहा गया, ये भी पेपर में पूछ सकते हैं। गोलकनाथ वाद 1967 में जो हुआ था। एक और चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, बेरूबाड़ी केस जो हुआ था 1960 में हुआ था। ठीक है, गोलकनाथ वाद 1967 में जो हुआ था उसमें कहा गया था कि कभी भी संविधान की भाषा अगर अस्पष्ट हो, अगर संविधान की भाषा अस्पष्ट हो और उसके अर्थ को समझने में प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। अगर कोई भी चीज़ संविधान में नहीं समझ में आ रही है तो उसको समझने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। फिर केशवानंद भारती केस हुआ है 1973 में, जो काफ़ी फेमस केस है। उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग का मतलब ये होता है कि संविधान से अलग नहीं है, ये इसी का एक पार्ट है। तो अभी वर्तमान स्थिति इसकी यह है कि संविधान का भाग है और इसमें संशोधन अगर करना हो तो अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसमें अगर संशोधन करना हो तो अनुच्छेद 368 के तहत ही संशोधन किया जाता है। नॉर्मल परिस्थिति में इसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। और इसमें अभी तक सिर्फ एक बार अभी तक संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जो प्रस्तावना जो मूल रूप से संविधान में जोड़ी गई थी उसमें 3 शब्द नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जानेंगे इन प्रस्तावना के में जो मूल शब्द दिए गए उनकी व्याख्या, क्या अर्थ है इन चीज़ों का जो इनमें दिया गया है। इसमें जो पहली लाइन लिखी है, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो लाइन लिखी गई है इसका मतलब ये है कि भारत जो है अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय या नीति निर्माण करने में स्वतंत्र है। अगर कोई भी निर्णय या नीति निर्माण करता है भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में,
तो उसमें किसी अन्य देश का प्रभाव नहीं रहेगा और ना ही कोई अन्य देश दबाव में कोई कानून बनवा सकता है। इसका मतलब ये है। समाजवादी जो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, उसका मतलब ये है, जो भारत में जो समाजवाद शब्द है उसका अर्थ है कि भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। यहाँ का समाजवाद जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि चाइना के तरीके साम्यवादी समाजवाद है। या गांधी और मार्क्स का मिला जुला रूप है भारतीय समाजवाद जो है। इसका मतलब ये, जो भारतीय समाजवाद है वहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आस्था रखता है, और जो चाइना वाला साम्यवादी समाजवाद है वहाँ पे हर चीज़ सरकार कंट्रोल करती है। ये फ़र्क होता है लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद में। और जब पंथ निरपेक्ष शब्द दिया गया, इसका मतलब है कि धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा और जो गवर्नमेंट है वो सभी धर्मों के प्रति समान भाव अपनाएगी। और ये पंथ निरपेक्ष की जो अवधारणा दी गई है हमारे संविधान में, ये पश्चिम में जो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा है उससे बिल्कुल अलग है। वहाँ पे क्या है कि अगर धर्म का कोई मामला है तो उसमें स्टेट नहीं बोलता है, अगर स्टेट का कोई मामला है तो उसमें धर्म हस्तक्षेप कर नहीं था, दोनों अलग अलग हैं। देखेंगे लोकतांत्रिक शब्द का मतलब क्या है। लोकतांत्रिक शब्द का मतलब आप जानते ही होंगे कि सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट लोकतंत्र जैसे स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे जो लोग हैं डायरेक्ट कानून बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो टूल दिए गए हैं, परिप्रेक्षा है, पहले प्रत्यावर्तन, प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल जिसको कहते हैं, जनमत संग्रह के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। वहाँ इस प्रकार से कानून बनते हैं इन सब माध्यमों से। और दूसरा जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या लोकतंत्र में लोगों को चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, लोग प्रतिनिधि चुनते हैं और सर्वोच्च शक्ति का जो प्रयोग है वो प्रतिनिधि करते हैं और सरकार चलाते हैं और कानून निर्माण करते हैं। जो जनता प्रतिनिधि चुनती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, वही कानून बनाते हैं, वही कानून को लागू करवाते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक संसदीय होता है, एक अध्यक्षीय होता है। जैसे भारत में संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया, अमेरिका में अध्यक्षीय लोकतंत्र है दोनों जगह लोकतंत्र, लेकिन भारत में संसद के थ्रू कानून बनते हैं, वहाँ पे अध्यक्षीय सिस्टम है। चलिए और आगे देखेंगे इसके बारे में। ये क्या हो गया, और कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे। गणराज्य शब्द का मतलब क्या होता है। गणराज्य का अर्थ होता है, जो प्रस्तावना में गणराज्य शब्द दिया गया है उसका अर्थ होता है कोई भी जो हेड ऑफ स्टेट है देश का, वो वंशानुगत ना होकर इलेक्टेड होता है हमेशा, या इनडायरेक्ट चुना जाएगा, डायरेक्ट चुना जाएगा। अगर गणराज्य है तो वंशानुगत नहीं होगा। गणतंत्र के अर्थ में दो बातें शामिल हैं। पहली की राजनीतिक संप्रभुता जो है किसी एक व्यक्ति जैसे राजा में हाथों में होने के बजाय लोगों के हाथ में होगी। वही मैंने कहा वंशानुगत नहीं होगा, चुन के जाएगा। हेड ऑफ स्टेट जो होता है जैसे अपने और राष्ट्रपति है, चुन के जाता है। और दूसरी यह है कि कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होगी और हर सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी बगैर भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। देखेंगे न्याय का अर्थ क्या है हमारी प्रस्तावना में जो दिया गया है। इसे भी भिन्न रूपों में देखा जा सकता है। जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया गया अपनी प्रस्तावना में, जो 3 प्रकार के न्याय हैं जो रूस की क्रांति से प्रेरित हैं, उसमें देखेंगे क्या क्या है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, आर्थिक न्याय का मतलब क्या है, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है। सामाजिक न्याय से का मतलब ये है कि मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव न किया जाए, प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो। जैसे हमारे वहाँ छुआछूत ये सब चीज़ों का बहुत ज़माने से चलता आ रहा है, तो अगर इन सब चीज़ों को कम करने के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। आर्थिक न्याय का अर्थ है उत्पादन और वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो। जैसे अभी यहाँ पे भी इंडिया में कुछ % लोगों के पास 90% धन है और कुछ लोगों के पास खाने को भी नहीं है। यही है, अगर जब दोनों को बराबर ही पिला दिया जाएगा तो आर्थिक न्याय की अवधारणा लागू होगी एक तरह से। राजनीतिक न्याय क्या है, इसके अंतर्गत अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात हो। RTI जैसे हो गई, सरकार से कोई बात पहुंचानी हो, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी बात पहुंचानी हो, हर चीज़ में नागरिक स्वतंत्र होंगे। देखेंगे स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। यह स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से दिया गया है। जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता दी गई है उसका तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल जो है संविधान में जो राइट टू फ्रीडम दिया गया फंडामेंटल राइट में, उसी के अंतर्गत किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिए एक अवसर प्रदान करती है स्वतंत्रता।
जानेंगे समता का क्या अर्थ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता दी गई। 2 प्रकार की समता प्रदान की गई ना, स्थिति और अवसर की समता, जिसका मतलब यह है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति होगी और बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये है समता का अर्थ, जिसमें कुछ लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है, वो आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय के लिए दिया जाता है। बंधुत्व का मतलब क्या है। इस बंधुत्व का शाब्दिक जो शब्द का मतलब है उसका है कि भाईचारे की भावना बढ़ाना भारतीयों के बीच। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, दूसरा, देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। तो यही था हमारा वीडियो नोट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।